देखिए जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कराए, तो आपको याद होगा हमने जब अपना मंशूर जारी किया था पार्टी का, तो उसमें हमने ये कहा था कि हम जनरल इलेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे बल्दियाती। अगरचे 3 महीने में नहीं हो सके, लेकिन साल के अंदर अंदर हो गए, 9 महीने के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और मैं समझता हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब के विजन को, जिस तरीके से सरदार तनवीर इलियास साहब ने आज़ाद कश्मीर में प्रमोट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, ये तनवीर साहब को इसका पूरा जो है वो। आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि हम कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त सिंध में, कराची में, हैदराबाद में इलेक्शन नहीं हो रहे सिक्योरिटी की वजह से। पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में बग़ैर सिक्योरिटी के सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये रिस्क लिया और उन्होंने ये इलेक्शन होल्ड करवाए, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उनके 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 क्रेडिट में ये बात जाती है कि नौजवानों को एक नई क़यादत उन्होंने दी, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि तरक्याती अमल जो है वो लोकल नुमाइंदे उनके थ्रू हम ये कर सकें। तो ये तो उनको क्रेडिट जाता है। जहाँ तक LA-14 की बात है हमारे हल्के में, वहाँ पे ये सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब चूँकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का एक लेगेसी जो है वो लेके चल रहे हैं आगे। तो वो चूँकि इस वक्त वहाँ से जीते हुए MLA हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की पॉलिसी अपनी हुकूमत के दौर में भी यही रही है और अभी भी यही रही है कि जहाँ जहाँ भी इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं के थ्रू जो है वो हल्के में काम होंगे। और इस सिलसिले में LA-14 को भी उन्होंने कोई यहाँ पे पॉलिसी को बदला नहीं है। उन्होंने यही कहा है जी कि जो मेन काम है वो सरदार अतीक अहमद खान साहब की निशानदेही के ऊपर, उन्हीं की कहने के ऊपर हम लोग करेंगे। इसलिए कि लोगों ने अपने, चूँकि PTI जो है वो जमहूर के ऊपर और जमहूरी इक़दार के ऊपर यकीन रखती है, तो जमहूरी इक़दार का ये तकाज़ा है कि जो अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना है उसके थ्रू जो है वो। लेकिन आप ये देखें कि PTI ने इस वक्त भी बड़ा जम के मुकाबला किया है वहाँ पे, और आप ये देखें कि गरबी बाग के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट 70% जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी MC ने अभी लूज़ की है। और अगरचे हम लोग डायरेक्टली 2 सीटें जीते हैं और हमारे इत्तेहाद में मज़ीद 3 सीटें हम लोग जीते हैं, तो इस तरह से मतलब 10 में से 5। आपकी जमात का जी, किसी के साथ इत्तेहाद तो नहीं, नहीं? हमारा जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद रहा है ना जी। हमारा आप देखें कि उसमें था चिड़ाला में हमारा इत्तेहाद था, सालिया में हमारा इत्तेहाद था, और जो वो लोग मखियाला है, आज़ाद कैंडिडेट थे खैर। मखियाला में है, उनके साथ इत्तेहाद था। तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी हिकमत अमली बनाई और उसके मुताबिक लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है इसमें नॉर्मली होता ही यही है। अच्छा भाई साहब, आप की जो यूसी सर्कल्स है, वहाँ पहले आप अपना कैंडिडेट लाए, फिर उनको बैठा दिया, फिर भी हार गए, इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल से मैं उसको हार तो नहीं कहता, वो ऑलमोस्ट जीते हुए थे हमारे कैंडिडेट जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे। खैर वो आखिरी रात में जो कुछ जैसे होता है, ये सारा कुछ करने कराने के बावजूद फिर भी आखिरी शायद। रात में कोई रोकड़ा वोकड़ा चला? जी डेफिनेटली बहुत खुल खुला के चला, कोई ऐसा वैसा भी नहीं चला, बहुत बड़े पैमाने पे चला। अच्छा। ये जो हमारी ठेकेदार कम्युनिटी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको चूँकि अपना बिज़नेस ख़तरे में नज़र आता है, तो जो आखिरी रात होती है उसमें वो अपनी बोरियों के मुँह खोल देते हैं और लोगों के पास जाते हैं और पॉइंट भी नोटेड। तो ये काम जो है ये पहले भी होता रहा और अभी भी बहुत बहुत दबा के हुआ। इसका कोई उससे प्रूफ है कोई भाई साहब आपके पास? 13-14 वोटों की लीड से उनका नुमाइंदा जो है जीता है। तो ये चीज़ें लगी रहती हैं सियासत में। खैर ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। यानी मतलब इसको लगा रहना चाहिए। नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये लगा नहीं रहना चाहिए, हम्म। लेकिन पार्ट एंड पार्सल तो है ना सियासत का, क्या फेयर एंड फॉल मीन्स इस्तेमाल करते हैं सियासत में। यही चीज़ जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी ये जो चीज़ें हैं इसको, पॉलिटिक्स को हम पाक करें इन चीज़ों से। लेकिन अभी तक जो है चूँकि वो पुराना पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, तो पुराने पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता था, अच्छा भाई साहब, इसमें एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात है कि मेजर लतीफ़ खली को बहुत लॉन्ग टाइम बाद एक कामयाबी मिली है, वो यूसी मखियाला जो आबाई यूसी है वो जीते। आपको क्या लगता है कि मेजर लतीफ़ खली की जीत कैसे हुई है? क्रेडिट आप किसको देंगे? पहली बात तो ये है कि मेजर लतीफ़ खलीक साहब ख़ुद सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं की ज़ात को जाता है। यानी मुसलसल उन्होंने पिछले 30-32 साल से मुज़ाहमत की सियासत की है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और उसके लिए उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं जो किसी और पॉलिटिकल वर्कर ने वहाँ पे नहीं दी हैं। एक ऐसे ज़माने में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने अरूज पे थी, बहुत मजबूत उनकी फुटिंग थी, उस वक्त वो वहाँ चट्टान की तरह खड़े रहे, अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे, और ये सिलसिला होते 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 यहाँ तक पहुँचा। ये अभी जो एक तो ये कि जो
मेजर लतीफ़ खलीक साहब का ये एक बड़ा मुस्तकिल उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अगर वहाँ से आपने हराना है तो आपको जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको आपस में अलायंस करना पड़ेगा। होता ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 5 साल मज़े करती है, इक़्तिदार एंजॉय करती है, उसके बाद पार्टीज़ को वो जो है वो आखिर में तकसीम कर देते हैं और कोई उधर खड़ा होता है, कोई उधर मुँह करके खड़ा होता है, कोई उधर मुँह करके खड़ा होता है और आखिर में जो एमसी के वोट होते हैं वो थोड़े होते हैं और अपोजिशन जो वोट लेती है वो ज़्यादा होती है। मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन लाजमी करें। बेल आइकन करने से क्या होता है कि आपको नई वीडियोस मिलती रहेंगी और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब जी देखिए, क्रेडिट यहाँ आपने कहा कि मेजर लतीफ़ खलीक ने जिदोजहद की है, कुर्बानियाँ दी, अपनी जगह पे है, लेकिन मेजर लतीफ़ खलीक की वजह से ही मेजर लतीफ़ खलीक को वोट सारा नहीं मिला। नहीं, वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो अलायंस की स्ट्रेटजी थी जमात इस्लामी के साथ, जो पीटीआई का एक लिहाज से अलायंस हुआ, आपने देखा कि उनकी जो यूसी थी वहाँ पे भी इसी अलायंस की वजह से वो जीते। फिर साजिद इकबाल साहब दुबई से तशरीफ़ लाए हुए थे, माशाल्लाह उनका अपना एक ज़ाती असर रसूख है, उनका ज़ाती वोट है, उसने एक बड़ा किरदार अदा किया वहाँ पे कि ये बहुत चूँकि क्लोज़ कॉम्पिटिशन था, तो उन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया, उसकी वजह से जो है वो अच्छा, इस वहाँ पे। कंपटीशन के बाद एक सवाल पैदा हुआ कि जी। अब लोगों का कहना ये है कि 2026 में साजिद इकबाल अब्बासी कैंडिडेट आ सकते हैं एल 14 रिकॉर्ड में से। मेरा ख्याल क्या है ये आप इस बात के लिए तैयार हैं? मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर ये बात होगी। साजिद इकबाल साहब बहुत माशाल्लाह बहुत काबिलियत और सलाहियत वाले इंसान हैं। माशाल्लाह बड़े रिसोर्सफुल आदमी हैं। उन्होंने बड़े मुख्तसर अरसे में बाहर के मुल्क में जाके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे जो आते हैं गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और मैं सोचता हूँ कि हमारे सियासत के अंदर इस तरह के लोगों अगर आ सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं तो खुश आमदीद कहेंगे उनको। वैसे नहीं, भी कहा तो भाई साहब जी ये जा रहा था कि मेजर लतीफ़ खलीक रिटायर हो रहे हैं तो कांडी को अब लीड करने के लिए जुल्फ़िकार अब्बासी साहब हैं। तो इस सिचुएशन में साजिद इकबाल अब्बासी आए हैं, उन्होंने अपना बड़ा रोल प्ले किया इस वक़्त यूसी मखियाला में, चिड़ाला में, मल्लोड में, चूड़ में ख़ास स्ट्रगल किया उन्होंने। मेरा वोट तो साजिद इकबाल अब्बासी साहब के लिए बिल्कुल हाज़िर है, इसलिए कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी लगा रहता हूँ और मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन कभी भी नहीं रहा। पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिशियन तो खैर मैं हूँ ही नहीं, पॉलिटिकल वर्कर भी फुल टाइम नहीं रहा, पार्ट टाइम। जब इलेक्शन होते हैं हम लोग आते हैं, ज़ाहिर है उसमें अपना एक रोल जो भी ड्यू बनता है वो प्ले करते हैं, फिर अपना वापस बैक टू अपने काम काज मेहनत मजदूरी पे आ जाते हैं। तो साजिद इकबाल साहब अगर ये काम कर सके तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात होगी और हम सब बड़ी खुशी होगी हमें अगर वो पॉलिटिक्स में अगर कोई फ़ाल किरदार अदा करें। ये तो खैर कहना अभी कबल अज़ वक्त है, 2026 अभी बहुत दूर है। तब तक जो भी सूरत हाल होगी देखी जाएगी, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वो सियासत में एक बड़ा एक अच्छा और खुशनुमा इजाफा है। अच्छा भाई साहब, जाते-जाते एक इम्पॉर्टेंट बात, ज़ुल्फ़िकार अब्बासी साहब का जो फ्यूचर प्लान है बिज़नेस के हवाले से, स्टेट के हवाले से, LA 14 के हवाले से क्या हो सकता है? देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं नॉन गवर्नमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू अपने इलाके के लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अगर मैं उनकी कोई खिदमत कर सकूं तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। इसलिए कि फ्रेंकली स्पीकिंग आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स में जब तक आप फुल टाइम अपना टाइम ना दें और एफर्ट ना करें तो तब तक बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद इतना टाइम फ़िल वक्त तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं जो है फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम करूँ। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी हम कश्मीर बैंक को हम उठाना चाह रहे हैं, इस तरीके से हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन है आज़ाद कश्मीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हम रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमने अभी बहुत मैसिव काम किया है। वो हमने गवर्नमेंट को सारी रिकमेंडेशन दे दी हैं। टेप्टा एक और इदारा है जो आज़ाद कश्मीर में टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ देना चाह रहा है, मैं उसमें कुछ काम करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो हाइड्रो पावर की डेवलपमेंट है, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने कोहाला, आज़ाद पतन, माल और चकोठी, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका आपको नाम लिया है। इन प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा कोई रोल बनता है तो मैं वो अदा करता रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा कि हम किस तरह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को आज़ाद कश्मीर के अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिससे कि आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हों और आज़ाद कश्मीर इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर फोकस अच्छा करना भाई साहब, चाहूँगा। मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आपने जवाब नहीं दिया था कि अभी जो
आपका जो बिज़नेस है उसमें कोई वैकेंसी है या कुछ अरसे के बाद लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं रोज़गार के लिए? अभी तो नहीं है, चूँकि मैंने आपको बताया कि आजकल बिज़नेसेस के हालात बहुत बुरे हैं और इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है, एक बात जो मुख्तसर बताता हूँ कि इस वक्त हमारा जो रॉ मटेरियल हम स्टील मिल चलाने के लिए स्क्रैप और केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। हुँ, इस वक्त जो स्क्रैप इंपोर्ट करके हमारे आके जो कराची पोर्ट के ऊपर पड़े हैं, वो हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं, महीनों गुजर रहे हैं, इसलिए कि बैंकों के पास फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं है, डॉलर्स नहीं है। तो वो वहाँ पे वो कंसाइनमेंट्स हमारी जो हैं वो वहाँ वहाँ पे कन्फिस्केट हो रही हैं, यानी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से उनकी वागजारी नहीं हो रही, रिलीज़ नहीं हो रही हैं। उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो ऑपरेशन है वो बार बार हम बंद हो रहे हैं, चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चल रहे हैं। और स्क्रैप की और जो रॉ मटेरियल की वो शॉर्टेज है, केमिकल की शॉर्टेज है, उसकी वजह से। और ये हमारी इंडस्ट्री के साथ मसला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में 6 इंडस्ट्रीज़ थी इसकी आइसक्रीम की, वो बंद हो गई हैं। जो टेक्सटाइल मिलें एप्टमा, वो सारी की सारी अब बंद होती जा रही हैं। स्टील इंडस्ट्री इस वक्त 80% पाकिस्तान में तकरीबन बंद हो चुकी है।